हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमने सिट्रिक एसिड साइकिल का नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं डेफिनेशन है, देन लोकेशन, यहाँ पे हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, देन डिस्क्राइब किया हुआ है सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, देन जो साइकिल होता है प्रॉपर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और नेक्स्ट उन रिएक्शंस का यहाँ पे डिटेलिंग है, और उसके बाद किस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल रेगुलेट होता है, एंड देन एनर्जेटिक्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इस नोट्स के लिए आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से डायरेक्टली, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाउनलोड लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल इज द कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, और यू कैन से सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। मीन्स फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फाइनली वो सिट्रिक एसिड साइकिल में आता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है या फैटी एसिड हो गया या प्रोटीन का जो अमीनो एसिड हो गया, वो फाइनली मेटाबोलाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली जो है ऑक्सीडाइज होता है कहाँ पे? सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है। मीन्स यहाँ पे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू CO2 एंड H2O एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल में ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी जो है रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वही एनर्जी यूटिलाइज होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एटीपी जनरेशन। सिट्रिक एसिड साइकिल में जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, तो उसको कैरी करके कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे कि NAD और FAD, जैसा हमने आपको बताया था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन को कैरी करके ले जाते हैं, NADH और FADH में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स वो रिड्यूस हो जाता है, और ये कहाँ जाते हैं? ये रेस्पिरेटरी चेन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट मीन्स ATP का फॉर्मेशन होता है बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो लगभग 65 से 70% जो टोटल ATP होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? थ्रू दी सिट्रिक एसिड साइकिल। और लगभग 2/3 ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है इन द TCA साइकिल। किस तरीके से? ये जो NADH है और FADH है, ये कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, और वहाँ पे हाइड्रोजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक के बाद एक, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है कैरी होता है एक के बाद एक, और फाइनली वो हाइड्रोजन कहाँ जाता है? वो हाइड्रोजन फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल में। और ये जो रिएक्शन है वो कपल होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP। मीन्स क्या होता है यहाँ पे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक जुड़ता है, और क्या बनता है? हाई एनर्जी कंपाउंड, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट, इस साइकिल में जो बहुत से इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं वो इंटरमीडिएट प्रिकर्सर होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। और इसके अलावा इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स NADH जो बनता है वो बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5th पॉइंट है, सिट्रिक एसिड साइकिल इज एम्फिबोलिक इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सिट्रिक एसिड साइकिल का। एम्फिबोलिक नेचर मतलब क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल में दोनों कैटाबोलिक प्रोसेस भी होता है और एनाबोलिक प्रोसेस भी होता है। कैटाबोलिक मीन्स ऑक्सीडेटिव और एनाबोलिक मीन्स सिंथेटिक। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड या अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन के अलावा, ऑक्सीडेशन किस लिए होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसके अलावा
इस साइकिल में जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं बहुत से कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसी कारण से बोला गया है कि सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक होता है, मीन्स एम्फीबोलिक नेचर का होता है। या कह सकते हैं इस साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो एज अ प्रिकर्सर ऐड करते हैं बहुत से बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए, मीन्स बायोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हम सिट्रिक एसिड साइकिल के एम्फीबोलिक नेचर को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो पायरुवेट बनता है वो पायरुवेट सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट से कंडेंस होता है, देन वो सिट्रेट बनता है और कंडेंस होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट में, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड देन मैलेट एंड देन अगेन ऑक्जेलो एसीटेट। यहाँ पे बहुत से और भी इंटरमीडिएट बनते हैं, लेकिन जो मेन इंटरमीडिएट है जिसके थ्रू सिंथेसिस होता है, जो ऐसा प्रिकर्सर ऐड करता है, मीन्स जो बायोसिंथेटिक पाथवे में जाता है, तो उन इंटरमीडिएट्स को ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है ये प्रिकर्सर होता है किसके सिंथेसिस के लिए, ग्लूटामेट अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, जिससे डिफरेंट अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में, जैसे कि ग्लूटामीन, प्रोलीन, अर्जिनिन। इसके अलावा प्यूरिन मीन्स एडेनिन, गुआनिन और अदर न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल का जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है ये इन्वॉल्व होता है एस्पर्टेट और एस्पेरेजिन अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए, मीन्स ऑक्जेलो एसीटेट से एस्पर्टेट और एस्पेरेजिन अमीनो एसिड बनता है और ये फिर इन्वॉल्व होता है बहुत से अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा पिरिमिडीन और अदर न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है। पिरिमिडीन मीन्स साइटोसिन एंड थायमिन की सिंथेसिस के लिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगेन ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है इससे ग्लूकोज की भी सिंथेसिस होती है, मीन्स ये ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा सिट्रेट से फैटी एसिड और स्टेरॉल की भी सिंथेसिस होती है और जो वन ऑफ द इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल का दैट इज सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये जो है यूटिलाइज होता है, या कह सकते हैं ये सेंट्रल इंटरमीडिएट होता है जो हीम ग्रुप में जो पोरफायरिन रिंग होता है उसके सिंथेसिस के लिए, मीन्स जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है जिसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन कैरी करके ले जाना। तो इस हीम पार्ट में जो पोरफायरिन रिंग होता है वो पोरफायरिन रिंग कहाँ से सिंथेसाइज होता है, उसके सिंथेसिस के लिए सक्सिनिल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड होता है। तो ये हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल का डिफरेंट एनाबोलिक रिएक्शंस में सिंथेटिक रिएक्शन और कैटाबोलिक किस तरीके से। तो हमने आपको प्रॉपर रिएक्शंस में बताया था सिट्रिक एसिड साइकिल के किस तरीके से कार्बन का ब्रेकडाउन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है और डिफरेंट जो है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NADH, FADH और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस दोनों होता है, इसी कारण से सिट्रिक एसिड साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे होता है। तो यहाँ पे जितना भी रिएक्शंस हैं जिसमें कि ब्लू एरो है वो सिंथेटिक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है जिसमें कि रेड कलर का एरो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस है। तो ये एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हम एनाप्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि सिट्रिक एसिड साइकिल के बहुत से जो इंटरमीडिएट्स हैं वो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंटरमीडिएट है ये डिप्लीट हो जाते हैं या कह सकते हैं रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल इनटू द डिफरेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। तो क्या होता है, तो इन जो इंटरमीडिएट्स जो रिमूव हो गए हैं, जो डिप्लीट हो गए हैं, उन इंटरमीडिएट्स की कमी हो गई तो वापस से उन इंटरमीडिएट्स को यहाँ पे रिप्लेनिश करना पड़ेगा, मतलब वापस से फिल करना पड़ेगा ताकि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है कंटिन्यूसली रन होते रहे बिना किसी रुकावट के। सिट्रिक एसिड साइकिल के जो दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो एक बैलेंस में डायनेमिक बैलेंस होता है। मीन्स अगर इंटरमीडिएट्स जो है सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट जो है दूसरे तरीके से उस साइकिल में रिप्लेनिश भी होता है, मीन्स वापस से फिल भी होता है ताकि एक बैलेंस बना रहे, ताकि उस इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग सेम रहे, कांस्टेंट रहे। मीन्स जिस रिएक्शंस के थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो रिप्लेनिश होते हैं, मीन्स वापस से फिल होते हैं, तो उस रिएक्शंस को हम एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो अगर एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस नहीं होता है तो साइकिल से जो इंटरमीडिएट है जो दूसरे बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व हो गया है, चले गया है, तो साइकिल क्या हो जाएगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा।
इसी कारण से जो वो इंटरमीडिएट है वो वापस से रिप्लेनिश होता है, फिल होता है थ्रू द एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस, ताकि साइकिल कंटिन्यू अकर होते रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस हैं, जो ऑक्सलो एसीटेट जैसा हमने आपको बताया था, ये इन्वॉल्व होता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए, pyrimidine और न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के लिए, और ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है। इसी कारण से ये ऑक्सलो एसीटेट को हमको रिप्लेनिश मीन्स वापस से फिल करना होगा, ताकि सिट्रिक एसिड साइकिल कंटिन्यूसली होते रहे। तो ये ऑक्सलो एसीटेट वापस से कैसे रिप्लेनिश होता है, कौन सा एनाप्लोरेटिक रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है पायरुवेट कार्बोक्साइलेज, मीन्स पायरुवेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और ये एटीपी यूटिलाइज करता है और वो फिर ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के थ्रू भी ऑक्सलो एसीटेट यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। सेकेंड एनाप्लोरेटिक रिएक्शन है पायरुवेट, जो कि रिप्लेनिश करता है मैलेट को, मीन्स पायरुवेट मैलेट में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, पायरुवेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है मैलिक एंजाइम, जिसको हम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं, जो कि NADPH डिपेंडेंट होता है। NADPH जो है NADP+ में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और डिफरेंट जो कीटो एसिड्स हैं, जैसे कि ऑक्सलो एसीटेट हो गया और अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड अपने अमीन ग्रुप को किसको ट्रांसफर करता है, कीटो एसिड को ट्रांसफर करता है। ट्रांसएमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ द अमीन ग्रुप। तो अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप कीटो एसिड में जब ट्रांसफर होता है तो ये क्या हो जाता है, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और खुद अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अल्फा कीटोग्लूट्रेट और ऑक्सलो एसीटेट का ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू रिप्लेनिश होता है फ्रॉम दी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट अमीनो एसिड। इस ग्लूटामेट का जो अमीन ग्रुप है वो दूसरे कीटो एसिड में ट्रांसफर होगा और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू अल्फा कीटोग्लूट्रेट और ऑक्सलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल। लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ ओपन चेन साइकिल, मीन्स सेवरल कंपाउंड्स एंटर एंड लीव द साइकिल एट द डिफरेंट स्टेज। जैसा हमने आपको बताया था, एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस बताए और हमने आपको एनाबोलिक रिएक्शंस बताए। तो इसमें बहुत से जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो साइकिल को लीव करते हैं और वापस से फिर री एंटर भी होते हैं बाय द एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस। तो ये हो गया डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट हमने TCA साइकिल को याद रखने के लिए ट्रिक भी बनाया हुआ है। तो इसका हमने पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो ट्रिक बनाया है बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इस ट्रिक को याद करके आप पूरे TCA साइकिल में डिफरेंट जो इंटरमीडिएट्स हो रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पे NADH, कहाँ पे GTP, कहाँ पे FADH बन रहा है, कितना बन रहा है, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है, इसको ईजिली आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, एनर्जेटिक्स ऑफ एरोबिक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। मीन्स एरोबिक कंडीशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस एंड फाइनली टू द क्रेब्स साइकिल, तो कितना एनर्जी, कितना ATP बनता है उसको हमने टोटल कैलकुलेट किया हुआ है। मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से कितना ATP बनता है एरोबिक कंडीशन में, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के कंडीशन में हमने आपको बताया था, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में वो कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस जब एरोबिक कंडीशन में होता है तो कितना ATP जनरेट होता है, 7 ATP अकॉर्डिंग टू द न्यू PO रेशियो एंड 8 ATP अकॉर्डिंग टू द ओल्ड PO रेशियो। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिंग लिंक, मीन्स जो पायरुवेट है वो किस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। तो पायरुवेट पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हुआ, ये कनेक्टिंग लिंक हुआ। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A में वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है इसमें NADH का फॉर्मेशन होता है। तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो एक NADH, तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल अगर कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 NADH बनेगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे
अगर ओल्ड और न्यू पीओ रेशियो दोनों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो 5 अकॉर्डिंग टू न्यू एंड 6 अकॉर्डिंग टू ओल्ड, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में टोटल एटीपी कितना जनरेट होता है, 10 अकॉर्डिंग टू न्यू पीओ रेशियो और 12 अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीओ रेशियो। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 24, एंड यहाँ पे न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 20। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 7 + 5 + 20 तो कितना हो जाएगा 32 अकॉर्डिंग टू न्यू पीओ रेशियो, और ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग हम जब टोटल करते हैं 8 + 6 + 24 तो हो जाएगा 38 एटीपी। तो टोटल 32 एटीपी जनरेट होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से अकॉर्डिंग टू न्यू पीओ रेशियो, और ओल्ड पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग 38 एटीपी जनरेट होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से इन दी एरोबिक कंडीशन। और नेक्स्ट एनर्जेटिक्स ऑफ एनारोबिक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, और लैक्टेट जो है ये फर्दर ऑक्सीडेटिव पाथवे में नहीं जाता है, मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जाता है। तो इसी कारण से जो नेट एटीपी जनरेट होता है वो कितना होता है 2। तो टोटल एटीपी जनरेटेड पर मोल ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन ओनली 2 एटीपी। तो ये हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल का सिग्निफिकेंस। इसके अलावा हमने आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एनर्जेटिक्स भी बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।